Hello, good morning everyone. So today we will be starting with a new accounting standard जो आपके साथ है, that is AS number 19. तो स्टैंडर्ड आपके साथ है लीज अकाउंटिंग को लेके. स्टैंडर्ड आपके पास है आसान बट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे एंड पेपर के अंदर क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस रहते हैं. ठीक है ना. सो सबसे पहले हमारे पास ये चीज आ रही है कि व्हाट एग्जैक्टली इज लीज. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वर्ड लीज वी ऑलवेज से कि आपने अपना जो राइट टू यूज है अपने एसेट का वो किसी और को दे रहे हैं, जिसके बदले आपको क्या मिल रही है, कंसिडरेशन मिल रही है. तो वो आपके पास एक डेफिनेशन देता है स्टैंडर्ड, दैट इज लीज मींस द ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एसेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड अगेंस्ट द कंसिडरेशन या सीरीज ऑफ कंसिडरेशन. तो देयर इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली ओनिंग द एसेट. तो मेरे नाम पे बिल्डिंग और मैंने उस बिल्डिंग को किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया. तो जो ओनर है उसे हम क्या बोलते हैं, ओनर, लैंडलॉर्ड, या हम अपने पास बोल देते हैं लेसर. हम उसे दो तीन नामों से बोलते थे. और जिसको लीज पे दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए, राइट टू यूज के लिए, उसको हम बोल देते हैं टेनेंट, आपका किराएदार, या फिर हम लेसी. तो वो आपके पास बोला जा रहा है दैट इज द एग्रीमेंट जो उनके बीच में हो रहा है, दैट इज अ लीज एग्रीमेंट, लीज कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाता है. एंड लेसर ने उसे क्या दिया, एसेट के इस्तेमाल करने का हक, जिसके बदले लेसी से उसे मिलेगा क्या, कंसिडरेशन, दैट इज वी से द रेंटल इनकम. हम उसे क्या बोलते हैं, रेंटल इनकम. यहां पे लीज रेंटल इनकम की हम बात कर लेते हैं. तो ये आपके पास एक जनरल डेफिनेशन है. कितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हुई, यानी कि दो पार्टीज, एक लेसर और एक लेसी. सो वो आपके पास चीज आ रही है. देन हमारे पास जब हम बात करेंगे अभी लीज दो प्रकार की होगी यहाँ पे, एक होगी फाइनेंस और एक होगी ऑपरेटिंग. विल बी डिस्कसिंग दैट. बट बिफोर दैट हम अपने पास यहाँ पे बात करते हैं. यहाँ पे बेसिक्स की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी. पार्टीज की बात होगी, एक स्कोप की बात करने जा रहा हूं कि स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर ऑल लीजेस अदर देन. कहां पे अप्लाई नहीं होता, तो कहते हैं लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर और यूज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल गैस वगैरह. लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर आइटम्स के लेके है, और एक लीज एग्रीमेंट टू यूज लैंड. मतलब इन चीजों में बेसिकली ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, बिकॉज इनके लिए लेट से अलग से आईसीए ने अपने जो गाइडेंस नोट्स वगैरह इशू कर रखे. अब तो आज के दिन में इंडेक्स वगैरह आपके साथ आ चुके हैं, तो अलग से इन चीजों के लिए तो है. तो इन चीजों पे आपके पास जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 अप्लाई नहीं होगा. नो, जो मेन चीज आ रही है वो आ रही है हमारे पास टाइप्स ऑफ लीज. मैंने कहा जी दो प्रकार की लीज होती है, एक फाइनेंस और एक ऑपरेटिंग. हमारा जो ज्यादा समय लगना है वो फाइनेंस लीज को लेकर लगना है. तो कहते हैं फाइनेंस लीज होती क्या, कहते हैं जी फाइनेंस लीज वो लीज है जहां पे आपने सब्सटेंशियली सारे रिस्क रिवॉर्ड दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दिए. जहां पे सारे रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप नहीं जा रही. देखो अगर तो ओनरशिप भी बेटा डायरेक्टली चली गई लेट्स से, तो वो तो सेल हो गया, फिर किराए पे थोड़ा एग्रीमेंट. लीज का मतलब है कि आपने सिर्फ इस्तेमाल करने का राइट दूसरे पर्सन को दिया. अगर बेच दिया फिर तो वो सेल होगी ना. बट हम यहां कहने जा रहे हैं कि फाइनेंस लीज एक ऐसी प्रकार की लीज है, ओनरशिप चाहे नहीं जा रही पर सब्सटेंशियली सारे रिस्क रिवॉर्ड दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो रहे हैं. तो कहते हैं लीज इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस इफ इट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल दी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप. टाइटल में और मे नॉट इवेंचुअली बी ट्रांसफर. देखो ओनरशिप शायद जाए शायद ना जाए, दैट इज नॉट कंपल्सन. बट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मतलब हम ये बोलेंगे अभी कि दूसरी पार्टी को सारे रिस्क रिवॉर्ड जा रहे हैं, वो ओनर नहीं है, या वो लास्ट में ओनर बन जाए वो अलग बात है, बट उसे हम ओनर मानेंगे. अभी हम बात करेंगे उसे ओनर मानेंगे. जस्ट लाइक हम अपने पास सबसे पहले बात करते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट. सो हायर परचेज के अंदर भी क्या होता है, आप अपने पास आज एसेट लेट से लेके आए हो किस्तों पे, आप ओनर तो लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही बनते हो ना. तो वो इफेक्टिवली जो है तब तक आप एसेट का राइट टू यूज ले रहे हो और आप उसे इंस्टॉलमेंट देते जा रहे हो, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम बोलते हैं, हायर परचेज का चैप्टर करते हैं. तो यहां पे क्या वो फाइनेंस लीज है, आंसर इज यस. दैट्स व्हाई उस केस में जो लेसी है, जो परचेजर है, उसे हम फर्स्ट जैसे क्या मान रहे होते हैं, ओनर मान रहे होते हैं, और उसे फिर डेप्रिसिएशन भी अलाउ करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं. पर ओनर को बनता कब है एक्चुअली में, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है. तो यहाँ पे वही तो चीज आ रही है कि वो जो एग्रीमेंट है एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ अ फाइनेंस लीज, जो हायर परचेज एग्रीमेंट आपके साथ. तो यहाँ पर वो यही कहने जा रहा है, अभी कह रहा है ये नीचे ना 5 कंडीशंस आ रही है. कहते हैं पांचों में से किसी भी एक अगर कोई भी एक फुलफिल हो जाए तो फाइनेंस लीज है. मतलब ये एक्चुअली 5 सिनेरियोज आ गए, जिन 5 सिनेरियोज में हम ये मान रहे हैं कि सब्सटेंशियली रिस्क रिवॉर्ड दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे टाइटल ट्रांसफर हो चाहे ना हो,
और अगर इन पांचों में से किसी भी एक वाले रिलेशनशिप कोई फुलफिल हो गया तो दैट विल बी टर्म्ड एज फाइनेंस लीज। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड कई बार थ्योरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो हमें तो ये याद रखनी जरूरी है डायरेक्टली भी। तो आपके पास कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड टू रिकॉग्नाइज द लीज एज द फाइनेंस लीज। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। तो ये तो आपका एग्जांपल कौन सा याद है जो मैंने अभी बताया, हायर परचेज, जहां पर एसेट की ओनरशिप लीज टर्म के खत्म होने के बाद पार्टी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दैट इज हायर परचेज, जहां पर 5 साल के लिए एसेट जो है वो आपने किस्तों पे लिया और 5 साल के बाद जाके ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो ही जानी है और ऐसा एग्रीमेंट के अंदर लिखा है। सो वो इफेक्टिवली क्या बन गया आपका फाइनेंस लीज। क्या लिखिए वर्डिंग, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी, ब्रैकेट में लिख लेता हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है ना। Then the second one is where the lessee has purchase option at very reduced rate and lessee is certain to opt for purchase at inception। तो यहां पर वो कहने क्या जा रहा है, वो कहता है कि हमारे पास लीज एग्रीमेंट है, लेट्स से दिस इज ईयर 0 और 5 साल का आपका एग्रीमेंट है ईयर नंबर 5 तक। हम यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ वो किस किस के बीच में हुआ, लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब हम कहने क्या चाह रहे हैं, वर्डिंग क्या लिखे, लेसी हैज परचेज ऑप्शन एट वेरी रिड्यूस रेट, मतलब 5वें साल के बाद जाके इसके पास ऑप्शन होगा एसेट को खरीदने का, ऑप्शन टू परचेज, और किस पे, बहुत सस्ते रेट पे, मतलब जो उस दिन का लेट से मार्केट वैल्यू होगी उससे कम पे हम उसे ऑप्शन देंगे कि तुम एसेट खरीदो। देखो पहले केस में तो क्या था, ओनरशिप जाएगी जाएगी, हायर परचेज में क्या ओनरशिप तो जाएगी जाएगी। यहां मैं क्या कहने जा रहा हूं कि हम लेसी को ऑप्शन देंगे कि तुम एसेट को खरीद सकते हो बड़े ही कम रेट पे, और हमें आज ही ये लगता है फर्स्ट डे कि ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, ही विल ऑप्ट फॉर द ऑप्शन, वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। मतलब हम उसे देंगे ऑप्शन का 5 साल के बाद एसेट को सस्ते में खरीदने में, और हमें लग रहा है वो उस एसेट को खरीदेगा। हमें कब लग रहा है, आज, मतलब हमारे बीच में एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है कि आफ्टर 5 इयर्स हम आपको ऑप्शन देंगे एसेट को सस्ते में खरीदने का, और हमें आज ही ये विश्वास है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप उसको एक्सरसाइज करो। हो सकता है कि वो शायद जाके एक्सरसाइज ना करे, पर वो पता तो 5 साल बाद चलेगा ना। पर मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो 5 सालों में आएगी ना कि वो फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज। तो इसी वजह से उसने क्या बोला कि हमें आज ही ऐसा लग रहा है कि वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। और किस ऑप्शन को, कि जो मैं उसे एसेट को सस्ते में खरीदने का ऑफर दूंगा वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, हमें आज ही लग रहा है। क्योंकि वर्डिंग क्या लिखी है, अभी दोबारा पढ़ते जरा, वेयर लेसी के पास परचेज ऑप्शन होगा एट वेरी रिड्यूस्ड रेट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, परचेज ऑप्शन दूंगा का वास्ट थोड़ा दे रहा हूं, लीज टर्म खत्म होने के बाद होगा, है तो लीज ही, सेल थोड़ी। अगर आप बोल दोगे सर आज ही हम खरीदने का उसे दे रहे, फिर तो सेल ही होगी ना अगेन। एंड लेसी सर्टेन टू ऑफर परचेज एट इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब क्या, एट बिगिनिंग। आज ही हमें लग रहा है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। क्या बात समझ आई आपको? हाँ जी, तो क्या कंडीशन पड़ी हमने अभी, जरा मुझे बताएंगे। हाँ जी, लेसी के पास क्या होगा, ऑप्शन होगा किस चीज का, एसेट को खरीदने का सस्ते में एट रिड्यूस रेट। एंड हमें क्या लगता है, आज ये लगता है कि वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। द थर्ड वन, क्या सारी फुलफिल होनी चाहिए, कोई भी कोई भी। तो हम तीसरी सीखने जा रहे हैं, वेयर लीज पीरियड कवर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। कहता है कि आपके पास जो है एसेट जो मैंने उसे दिया, लेट से मशीन, उसकी मशीन की यूजफुल लाइफ है 10 साल और हमने लीज पे दे दिया 9 साल के लिए। तो इफेक्टिवली सारे का सारा एसेट तो किसने इस्तेमाल कर लिया, लेसी ने इस्तेमाल कर लिया। तो वो यही कहने जा रहा है जहां पे लीज का पीरियड जो है वो सब्सटेंशियली एसेट की लाइफ को कवर कर रहा है। सब्सटेंशियल वर्ड हैज नोवेयर बीन डिफाइंड इन द स्टैंडर्ड, बट हमारे पास हम जनरली अपने लिए 80-90% को सब्सटेंशियल लेके चलते हैं। एंड कभी भी क्वेश्चन आपको ना बीच में कंफ्यूजन भी नहीं रखेगा, 50-60% के राउंड नहीं रखेगा, इधर वो रखेगा 20-30% अगर कभी आएगा, या वो रखेगा 80-90%, वो बीच में नहीं रखेगा। इट इज नोवेयर डिफाइंड एज पर द स्टैंडर्ड। तो रियल सिनेरियो में इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस,
पर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमेशा वो क्या रखेगा, जैसे मैंने भी क्या बोला 10 में से 9 साल, अब अगर मैं 10 में से 5 साल बोल देता हूं तो वो डिबेटेबल है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलेगा, तो बोल देगा 10 में से 3 साल या 10 में से 8-9 साल। तो अब ऑब्वियसली एक्सट्रीमेंट्स पे रखना ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना, ठीक है ना। अगर इस बीच का अगर कभी आ जाए तो फिर आप अपने assumption लिख के बोल सकते हो, assuming substantial या assuming not substantial, बट कभी वो क्वेश्चन आएगा ही ना, फिर तो हर बच्चे के 2 आंसर बन जाएंगे। सो यहाँ पे हमने बोला कि एसेट की जितनी लाइफ है और जो लीज पीरियड है, लीज पीरियड एसेट की लाइफ को सब्सटेंशियली कवर करना है, ठीक है जी। चौथा आ गया, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स अमाउंट्स टू एट लीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट। ये कहना क्या चाहता है, हम अगेन अपने पास बात करते हैं यहां पे देयर आर 2 पार्टीज, वन इज लेसर अनदर वन इज द लेसी। हमने अपने पास बोला इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसमें से ये 5 इयर्स का एग्रीमेंट है। क्या ये इसको रेंटल दे रहा होगा, क्या ये ऑब्वियसली इसको रेंटल दे रहा होगा ना, तो ये इसको रेंटल दे रहा है। अब ये रेंटल तो हर साल के अंत में आ रहे होंगे ना, लेट्स से रेंटल जो आ रहे हैं वो 1 लाख रुपए पर एनम आपके पास दे रहा है वो हर साल। अब वो ये कहता है कि हमने क्या करना है, ये 5 साल के जो लीज रेंटल प्रैक्टिकल आपके पास जो है, और इससे हम क्वेश्चंस भी करेंगे आगे तक, ये 1 लाख हर साल को देगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। भाई 1 लाख रुपए रेंटल्स की, जो कि टोटल में तो 5 लाख बनता है, पर मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। मैं इनकी क्या निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू, और ये प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर करूंगा विद द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब पता क्या हुआ, अदर देन द इंटरेस्ट सेगमेंट। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं इनका टोटल 5 लाख बनता है ना, पर मैं 10%, 8% जो भी है डिस्काउंटिंग करके लेट्स से वैल्यू निकल के आई 4,20,000, डिस्काउंटिंग करके वैल्यू निकल के आई 4,20,000 एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने डिस्काउंटिंग करी और वो 4,20 आई। अब अगर उस एसेट की आज की मार्केट वैल्यू ही लेट्स से 4,10,000 है, तो क्या इफेक्टिवली मैंने अपने पूरे पैसे पार्टी से ही कवर कर लिए? द आंसर इज यस। मैंने मेरे एसेट की आज की मार्केट वैल्यू 4 लाख, 4,20,000, 4,30,000 के अप्रोक्सीमेटली है लेट्स से अगेन, और मेरी जो वो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है लीज रेंटल्स की, वो भी एसेट की फेयर वैल्यू को कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपने एसेट के पूरे पैसे एक ही पार्टी से कवर कर लिए, तो कहता है वो फाइनेंस लीज है। इट इज एज गुड एज अ सेल। मतलब हम यहाँ तो यही सीख रहे हैं ना कि फाइनेंस लीज में बात क्या करेंगे, कॉन्ट्री ट्रीटमेंट की जब बात करेंगे तो वो लेट्स से अपनी किताब में उसे एसेट दिखाएगा, इट इज एज गुड एज उसने एसेट खरीदा, चाहे एक्चुअल में नहीं खरीदा, माना जा रहा है। अब वो मानने के लिए कंडीशंस दी है, अब वो कंडीशंस जब दिया तो उसने एक कंडीशन क्या की कि इफेक्टिवली आपने लेसी से जो पैसे लिए उन पैसों में हम इंटरेस्ट सेगमेंट को अगर अलग कर दे तो जो प्रिंसिपल पोर्शन है विच इज द कैश प्राइस पोर्शन, जो आप हायर परचेज के चैप्टर में वर्ड बोलते हो, वो जो कैश प्राइस पोर्शन है अगर वो एसेट की फेयर वैल्यू को सब्सटेंशियली कवर कर रहा है दैट मींस इट्स अ फाइनेंस लीज, क्योंकि इफेक्टिवली आपने अपने एसेट के पूरे पैसे इसी पार्टी से कवर कर लिए। तो ये आपके पास चीज कह रहा है, अगेन पढ़ते हैं, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब क्या था, बिगनिंग। द प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालता हूं किसकी, लीज पेमेंट्स की, वो सब्सटेंशियली कवर कर रहा है किससे, एसेट की फेयर वैल्यू से। तो जो मुझे उससे पैसे आएंगे उनकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं वो एसेट की फेयर वैल्यू को कवर कर रहा है, तो वो अगेन क्या होगा, फाइनेंस लीज। दिस इज प्रैक्टिकल, हम अपने पास क्वेश्चन भी करेंगे जाके आगे। एंड देन द लास्ट वन, लीज एसेट इज स्पेशलाइज्ड नेचर का है दैट ओनली लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन बिग, कि मेरा एसेट जो है इतना स्पेशल नेचर का है उसे लेसी के अलावा कोई और यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी और को अगर करना है तो उसे मेजर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। लेट्स से कई बार क्या होता है कि आपने एम्बुलेंस खरीदी और वो आपने हॉस्पिटल वालों को दे दी। अब एम्बुलेंस जो आपके पास होगी बेटा इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड एसेट होगी अगर हम बात करें, क्योंकि उसे नॉर्मल वैन बनाने के लिए आपको मेजर क्या करनी पड़ेगी, उसमें मॉडिफिकेशन। तो लेसर ने जब एसेट खरीदा था और वो जो लेसी को रेंटल पे दिया है वो खरीदा है इसलिए था ताकि वो लेसी को दे सके और उसे लेसी के अलावा कोई और पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का है, वो एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि उसे लेसी के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन। तो आपके पास 5 कंडीशंस आ गई, तो 5 में से कोई भी एक, पहली क्या कंडीशन थी बेटा, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी अंत में जाके, लीज टर्म के बाद जाके ऑटोमेटिक ओनरशिप ट्रांसफर होगी। द सेकंड वन,
जहां पे लेसी के पास एसेट को खरीदने का ऑप्शन होगा बड़े सस्ते प्राइस पे, रिड्यूस रेट पे, एंड हमें आज ही लगता है लेसर को कि उस ऑप्शन पर एक्सरसाइज करेगा। तीसरा, जहां पे लीज पीरियड सब्सटेंशियली एसेट की इकोनॉमिक लाइफ को कवर कर रहा है। चौथा, जहां पे एसेट जो हमें पैसे आ रहे हैं उसके अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं वो एसेट की फेयर वैल्यू को सब्सटेंशियली कवर कर रहा है। और पांचवा, एसेट स्पेशलाइज नेचर का है जो कि सिर्फ लेस से इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो उसमें मेजर मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी। कहता है ऑपरेटिंग लीज सिंपल सी बात है, विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज। जो फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है, जहां पे सिंपली क्या लिख दिया, इट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो विच इज नॉट अ, बिकॉज उन्होंने फाइनेंस लीज को एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। अदर देन अगर मैं बोलूं नॉर्मल जो किराएनामे के एग्रीमेंट है, लेट्स से वी हैव टेकन दिस ऑन रेंट, हम अपने पास बात कर रहे हैं, अब वो जगह की लाइफ तो 50 साल है 60 साल है, पर हमारा लीज एग्रीमेंट 5 साल है ना, जो मैं उसे किराए दे रहा हूं लैंडलॉर्ड को, उससे उसकी वो प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा तो एसेट की वैल्यू कवर हो जाएगी, फेयर वैल्यू। तो जो भी नॉर्मल किराएनामे के एग्रीमेंट होते हैं वो सारे कौन से एग्रीमेंट होते हैं बेटा, ऑपरेटिंग लीज। जितने भी नॉर्मल किराएनामे के एग्रीमेंट है दैट आर ऑल ऑपरेटिंग लीज। नाउ कम्स दी, हमारे पास आती है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो अभी जो हमारा अभी के लिए प्राइमरीली टॉपिक आ रहा है दैट इज हम सीखने जा रहे हैं फाइनेंस लीज के केस में सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ लेसी। लेसी कौन है, जिसको एसेट दिया जा रहा है इस्तेमाल करने के लिए। स्टैंडर्ड कहता है कि हम उसे ओनर मानेंगे, वो क्या ओनर एक्चुअली में है नहीं, पर हम उसे ओनर मान रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी किताबों में इसे एसेट रिकॉर्ड करेगा। तो वो अपने पास क्या करता है, एंट्रीज क्या डालता है, वो सबसे पहले दिन एंट्री डालेगा कौन, लेसी। वो एंट्री डालेगा एसेट ऑन लीज टू लेसर। और वैसे वो अपनी किताब में ना दिखाएगा, क्योंकि लेट्स से एक मशीनरी है उसने वो खरीदी है तो मशीनरी टू बैंक हो गया। एक मशीनरी उसने फाइनेंस लीज पे ली है तो ऑब्वियसली वो उसके आगे लिख देगा मशीनरी ऑन लीज, ताकि पता चल जाए कि एक तो एक्चुअल खरीदी है, एक फाइनेंस लीज के जिसको हम मान रहे हैं एज अ एसेट, ठीक है ना। तो इसलिए वो वर्ड लिख दिया मशीनरी ऑन लीज। वैसे तो आप मशीनरी में लिख दोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू लेसर, इस एंट्री में वैल्यू क्या आएगी, कहता है लोअर ऑफ। हम दो चीजें निकालेंगे उनमें से जो कम होगी, अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे। कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। कहते हैं जो लेसी पेमेंट्स करेगा लेसर को उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, डिस्काउंटिंग अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे चैप्टर के अंदर जस्ट लाइक हायर परचेज में बोलूं, जब हम डिस्काउंटिंग निकालते पी फैक्टर से, जस्ट लाइक आपका पूरा कैपिटल बस्टिंग चलता है एफएम सब्जेक्ट, तो बिल्कुल बेटा वैसे ही हमने यहाँ पे मेनली हमारा काम जो है कैलकुलेशन का रह जाएगा, यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास ली जाएगी, और यहाँ पे जो एंट्री डल रही है तो कैश प्राइस पोर्शन डल रही है ना, बट वी विल कंपेयर दैट किससे, विद द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। हम दोनों में से जो लोअर होगा, दोनों में से जो लोअर होगा उस पे बेसिकली इसको दिखाएंगे। कहते हैं जी एमएलपी लेसी क्या होता है, जो ऊपर मिनिमम लीज पेमेंट्स लिखा था ना, मतलब किसकी डिस्काउंटिंग करनी है। कहते हैं एक तो लीज रेंटल की, ऑब्वियसली बात है, जो हर साल लेट्स से मैं 1-1 लाख का किराया दे रहा हूं हर साल, वो तो करना ही करना है, एक तो वो है। और दूसरा है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी और ऑन हिज बिहाफ। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब हो गया 5 साल के बाद जाके वो कहता है मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, और वो हमें गारंटी कर रहा है कि वो इतने पैसे देगा, लेसी क्या है। तो यहां पे लेसी जब अपनी अकाउंटिंग करने जा रहा है तो एक तो वो हर साल के 1-1 लाख दे रहे हैं, वो भी आएगा, और साथ में जो 5वें साल में जाके वो कितना दे रहा है, 50,000 जिसकी वो गारंटी देगा रेजिडुअल वैल्यू की, उसकी भी डिस्काउंटिंग करेंगे। मतलब जितना टोटल उसकी जेब से पे आउट हो रहा है उसकी सारे की हम डिस्काउंटिंग करने जा रहे हैं। उसे कंपेयर किसके साथ करेंगे, एसेट की फेयर वैल्यू के साथ, दोनों में से लोअर होगा उस पे इस एंट्री को दिखा देते हैं। अभी प्रैक्टिकल करेंगे जस्ट इसके बाद ही एक बार एंट्री सीख लेते हैं। देन वो ईयर एंड पे एंट्री क्या डालता है, लेसर अकाउंट डेबिट, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फाइनेंस चार्जेस बोलो या बेटा इंटरेस्ट बोलो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरी 5 लाख की जो इंस्टॉलमेंट थी उनकी प्रेजेंट वैल्यू 4,20,000 आ रही है, लेट्स से जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो 80,000 बाकी तो इंटरेस्ट है ना, तो वो मैं हर साल क्या कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा बांट दूंगा अपने पास। तो मेरी एंट्री जो ईयर पे बनेगी वो क्या बनती है, लेसर में प्रिंसिपल पोर्शन आया था, फाइनेंस चार्जेस में इंटरेस्ट पोर्शन आ गया टू बैंक। फिर एसेट में मुझे क्या मिल जाएगी,
डेप्रिसिएशन पे, और ये दोनों खर्चे कहां चले जाएंगे? पिल। मैंने लिखी सारी एंट्रीज है, जबकि वो पूछता नहीं है क्वेश्चन कभी। अब यहाँ पे कुछ नीचे आपके पास चीजें लिखी है, उस पर मैं आऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कौन सा होता है? इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IRR। हम अभी वो क्वेश्चन देगा आपको, पी फैक्टर हमेशा क्वेश्चन देगा, अगर वो दिया हुआ है तो उसे ही कंसीडर कर लो। एंड लास्ट पॉइंट को मैं बाद में आपके पास पढ़ूंगा, अभी नहीं मैं करने जा रहा हूं, बिकॉज वो अभी हमें समझ नहीं आएगी बात। तो यहां पर जितनी हमने अब तक अंडरस्टैंडिंग ली है बेटा, उससे रिलेटेड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन है, एल प्राइवेट लिमिटेड ने मशीनरी ली लीज पे, किससे? पी लिमिटेड से। इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है जो लीज टर्म है वो तो है 4 साल की, फेयर वैल्यू इंसेप्शन में वैसे कितनी है? 20 लाख। लीज रेंट वैसे हर साल कितना देगा? 6,25,000। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 125 है, वैसे एक्सपेक्टेड 375 है। इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट कितना? 15%। इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट द IRR जो हमने लेना। डिस्काउंटेड रेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के दे दिए आपको। तो अगर आप देखोगे तो पी फैक्टर्स क्वेश्चन यहाँ पे 99% क्वेश्चन में आपको देगा। और मैंने आपसे पहले भी बात कर रखी है, हमेशा जब भी पी फैक्टर्स क्वेश्चन में देगा तो वो ही लेने हैं, अगर नहीं देगा तो फिर आपकी मर्जी है, आप 2 या 3 डेसिमल तक ले सकते हो। पर अगर क्वेश्चन ने 2 तक दिए, 3 तक दिए, 4 तक लिए, फिर तो आप वही लोग। कह रहे हैं ये बता दो लीज लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड करी जाएगी एज पर एस 19 एंड द फाइनेंस चार्जेस ऑफ ईच ईयर। लीज लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? व्हाट इज द मतलब ऑफ लीज लायबिलिटी का मतलब हुआ कि लेसी, ध्यान से, कि लेसी अपनी किताबों में लेसर वो कितने से क्रेडिट करेगा। मतलब पहली एंट्री जो डालता है मशीनरी और लीज टू एस लेसर, वो कितनी वैल्यू से, क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी है ना, जो लेसर होगा उसके लिए एसेट होगा, उसे पैसे आने हैं। तो यहां पे लीज लायबिलिटी से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लेसी पूछ रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको किसकी किताबें सिखाई है? लेसी की। अभी हम लेसी की सीखने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन भी लेसी का करवाने जा रहा हूं। तो यहाँ पे अपने पास वो पूछ ही क्या रहा है? वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। इस वर्ड से पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में लेसी के नजरिए से बात करने जा रहा है, क्योंकि आगे जाके करेंगे सेम क्वेश्चन शायद लेसर के नजरिए से पूछ ले, करने का तरीका बदल जाएगा। सो दैट्स व्हाई हमें पता होना चाहिए। नाउ हमने निकालनी क्या बेटा? प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारे पास सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वी हैव ईयर, अमाउंट, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, कितना कितना रेंटल हर साल देना, कितने साल का एग्रीमेंट है बेटा? तो ईयर में आ गया 1 2 3 4, हर साल कितना कितना देना है? 6,25,000। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इंडिविजुअली करके दिखा रहा हूं, आगे जाके हम बात कर लेंगे, हम इकट्ठे भी कर सकते हैं, अभी भी डिस्कस करूंगा। पर लास्ट ईयर में कितना आएगा? 6,25,000 तो देना ही है, प्लस जो गारंटीड है, गारंटीड कितना है? 125। एक्सपेक्टेड नहीं लिया जाएगा, गारंटीड लिया जाएगा। तो लास्ट ईयर में टोटल पे आउट कितने करने की बात हो रही है? 750। अब इनके पी फैक्टर्स दे दिए 0.8696, 0.7561, 0.6575, 0.5718। मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे वैल्यू बताएंगे जी। 54 तो 63 लिख लेते। 937.5 था, तो इसे 7 लिख लेते, कोई ना, एक को बढ़ाया एक को कम करते। तो लास्ट वाला 4 1855,850। क्या हम अपने पास इसे और आसान तरीके से निकाल सकते थे? यस। एन्युटी वाले से
कि भाई 6,25,000 तो कॉमन है ना, वो अगले क्वेश्चन में करा देंगे एक बार। भाई 6,25,000 पे चारों सालों का फैक्टर ऐड करके कर दो तो कॉमन है, और 125 पे सिर्फ लास्ट ईयर का लगा दो, आंसर तो सेम आना था। वैसे मैथमेटिकल बात हो रही है, कॉमन वाले को बाहर कर लिया। अब हमारे पास एंट्री किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी है, इस पे नहीं होनी, इट हैज टू बी कंपेयर्ड विद द फेयर वैल्यू बेटा। सो फेयर वैल्यू एसेट की कितनी है 20 लाख, और दोनों में से लोअर क्या होगा 1,855,850। क्या ये बात समझ आई अभी तक? अब यहां पे हम अपने पास कह क्या रहे हैं कि जो हमारे पास लेसर है, यहां पे लेसी है, लेसी बेसिकली कौन है यहाँ पे, हु इज द लेसी हियर? हाँ जी, कौन है? प्राइवेट लिमिटेड। वो एंट्री क्या डाल रहा होगा अपने पास, मशीनरी ऑन लीज टू पी लिमिटेड। तो बेसिकली वो ये जो एंट्री डालनी है वो इस वैल्यू से डल रही होगी, मशीनरी ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड विद वैल्यू ऑफ 1,855,850। ये मेरी क्या निकल के आ गई थी, वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। भाई मेरी लीज लायबिलिटी बेसिकली मैं आज जो एंट्री डाल रहा हूं कितने दिखाऊंगा। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, द फाइनेंस चार्जेस। मतलब मैं हर साल का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना वो करूंगा, बिकॉज आपको 15% इंटरेस्ट रेट है ना। तो यहाँ पे आपका सिमिलर टू जैसे आप हायर परचेज में बेटा टेबल बनाते ना, हम वैसे ही रनिंग टेबल यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एक आपका कॉलम आ गया ईयर का, एक आ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग, एक आ गया इंटरेस्ट का या फाइनेंस चार्जेस बोल दो, कितना रेट है 15%। देन मेरी है इंस्टॉलमेंट जो मैं दे रहा हूं, देन दी प्रिंसिपल, वो कंपल्शन नहीं होगा पर कन्वीनियंस के लिए, और एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एंड, वो भी समझ आ जाएगा क्योंकि हायर परचेज को करके टाइम हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक बार के लिए वो रनिंग टेबल थोड़ा सा बड़ा लगता है हमें। सो फोर्थ वाज इंस्टॉलमेंट, चौथा वाला इंस्टॉलमेंट है। हमारे पास कितनी है जी टोटल 4। सो 1 2 3 4 4 साल है ना। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग बेटा कितना है 1855,850। कैश प्राइस तो यही है ना पोर्शन जिस पे हमने दिखाया। अब इंटरेस्ट तो इस पे लगेगा ना, तो इंटरेस्ट इस पे कितना लग रहा है 15%, क्योंकि प्रिंसिपल पोर्शन तो 1850 और 850 है। इसके बाद 15% कितना बना, हाँ जी 378। अब हम दे कितना रहे फर्स्ट ईयर पे 625, यानी कि अगर मैं ईयर एंड पे 6,25,000 दे रहा हूं जिसके अंदर 278,378 इज द इंटरेस्ट पोर्शन, तो बाकी क्या हो गया प्रिंसिपल, वो कितना बना 3,466,22, और अंत में अब कितना देना रह गया 15,228। तो ये आपके पास हमने नाम अपने पास देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, C इक्वल टू B इंटू 15%, D E इक्वल टू D माइनस C, और F इक्वल टू B माइनस E। या आप अपने पास इसे इस तरीके से भी निकाल सकते थे जो F आपके पास आ रहा था, विच इज सिंपली 1850 850 प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट। तो 1850 850 तो देना ही है, प्लस उस साल का इंटरेस्ट देना है, 625 दे दिया तो बाकी प्रिंसिपल बच गया, ठीक है ना। तो 1509,228 का 15%, 226384, 625 की इंस्टॉलमेंट 398,616, और लास्ट में कितना आ गया
हाँ जी, वैल्यूज जरा सारे बच्चे चेक करते रहना अपने पास। तो ये आपका 1110,612, अब उसका 15% कितना बना? 166,592। 6 बच्चे से गेंद दिया 652204। 15% कितना बना? हाँ जी, लास्ट ईयर में क्या 15% करते हैं कि बैलेंस करते हैं? बैलेंस करते हैं। वैसे 15% कितना बना फिर भी? 97831। जबकि हम ईयर एंड पे दे कितना रहे? अब 750। और हम क्या लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, विच विल बी 97796 97796। तो यहाँ पे वही आ गया 652204 और ये हो गया नहीं, खत्म हो गया। इफ यू विल सी, आपके पास जो टोटल इंटरेस्ट आना है, ये हमारी जो टोटल पेमेंट थी बेटा कितनी थी? 26,25,000 होगी, क्योंकि 6,25,000 4 बार दे रहे हैं, वो 25 लाख हो गया, प्लस एक 25 जो लास्ट में, तो 26-25 हो गया। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू थी 1855,850। सो ये इंटरेस्ट जो बनेगा ये टैली हो जाता है वैसे 26-25 माइनस 1855,850 से। तो इंटरेस्ट कॉलम कुछ ऐड कर लो, कितना बना? 769,150। वो जो कि चेक करा जा सकता है 2625 माइनस 1850,850। सिंपल सी बात है यार, हम टोटल में उसे दे रहे हैं 26,25,000, उसके प्रिंसिपल पोर्शन जो है वो 1850, बाकी ब्याज है। अब वो ब्याज को स्प्लिट कर दिया ओवर दी पीरियड। लास्ट वाले में वो 35 रुपए का जो फर्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने जो पी फैक्टर लिए वो अप टू 4 डेसिमल्स लिए। आपके कैलकुलेटर में पी फैक्टर जो आते हैं वो लेट्स से तो जितने डिजिट तक का कैलकुलेटर दिखाते हैं उतने तक आते हैं। आप जितने आगे तक पी फैक्टर लोगे उतनी वो 1855,850 की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। सो उसकी वजह से वो एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो अपने पास लास्ट ईयर वाले में कर देते हैं, ठीक है ना, हम लास्ट ईयर वाले में कर देते हैं। तो ये मेरे से क्वेश्चन ने क्या मांगी थी? 2 चीजें बेटा, एक वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी और दूसरा हर साल के फाइनेंस चार्जेस जो हमारा इंटरेस्ट कॉलम है, ठीक है ना। देन कम्स द सेकंड पार्ट इसमें। नाउ यू हैव टू टेल मी, कह रहा लीज लायबिलिटी और फाइनेंस चार्जेस बता दो अगर फेयर वैल्यू कितनी है? 17 लाख है। अब अगर फेयर वैल्यू 17 लाख है तो हमारे पास केस नंबर जो बी आ रहा है, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो थी दैट वाज 1855,850। और फेयर वैल्यू जो है दैट इज 17 लाख। तो लोअर क्या हो गया इसमें से? 17 लाख। अब हमारी जो एंट्री डल रही होगी वो किससे आ रही होगी? 17 लाख से। तो मशीनरी ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड, वो 17 लाख से आया होगा। क्या ये बात ठीक है? इसमें तो देखो कोई डाउट ही नहीं है, यहां तक में कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आनी भी। हम अपने पास लोअर सिंपली अपने पास किया और इतने पे हमने अपने पास दिखा दिया। नाउ कम्स द सेकंड थिंग दैट इज द फाइनेंस चार्जेस। सो वी हैव टू मेक द टेबल अगेन। सो टेबल के अपने पास जो है दोबारा से अपने पास बना लेंगे जरा टेबल को। सो हमारे पास क्या क्या कॉलम से? ईयर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है beginning, then is interest, then installment, then principal और एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एंड। कुछ चीजें जो पता है
4 साल है, इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी बेटा 625 और लास्ट ईयर में 750, तो टोटल इसका कितना था 26,25,000। ये बात तो ठीक थी। नाउ आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग जो कितना आ रहा है 17 लाख। तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 15%। तो 15% पे कितना बना 255। और अगर हम अपने पास ऐसे टेबल करते चलेंगे तो हम बहुत बड़ा ब्लेंडर कर देंगे। अगर हम ऐसे करते चलेंगे तो बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा। Now just think and tell me वो होता क्या है जल्दबाजी में ही होता है। Now please understand why we are going to do something different। हमारे पास जो 1855 850 थी वो 15% के ऊपर डिस्काउंटेड वैल्यू थी, तो उसके बाद सीधा टेक करके टेबल बनाओगे तो मैच कर जाएगा। वो 20-30 रुपए का फर्क आया था, क्यों आया था? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में। बट 26,25,000 की प्रेजेंट वैल्यू 17 लाख थोड़ी ना 15% पे। आप अगर 15% के हिसाब से टेबल बनाओगे तो आपको तो लास्ट ईयर में डिफरेंस ही बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो तो लाखों का डिफरेंस आपका बन जाना है। ठीक है ना। अब आपके पास जो है यहां पे हमें एक अपने पास पहले तो एक ऐसा रेट निकालना है जिस रेट पे अगर हम इन प्रेजेंट अमाउंट की डिस्काउंटिंग करें वो 17 लाख के बराबर हो। बात समझिए। हम अपने पास जो है हमें अपने पास जो ये इंस्टॉलमेंट दी हुई है कितनी 625 4 बार और एक लास्ट ईयर 125। हमें ऐसा रेट निकालना पड़ेगा जिस रेट पे अगर डिस्काउंटिंग करी जाए वो किसके बराबर हो 17 लाख। दैट इज द आईआरआर। वी हैव टू रिकम्प्यूट द आईआरआर यहाँ पे बाय सो बिकॉज माय फेयर वैल्यू वाज लो, और तब मैं फिर उसके बाद इस टेबल को सीधा बना सकूंगा। और वो कौन से मेथड से निकलती है? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, जो अपने पास हायर परचेज में भी करते हैं। सो यहां पर मेरे पास सबसे पहले क्या आ गया कंप्यूटेशन ऑफ आईआरआर। अब मुझे आईआरआर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालने जा रहा हूं? मैं एक ऐसा रेट निकालने जा रहा हूं जहां पे अगर हम कंप्यूटेशन करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा हमारे पास 17 लाख के बराबर आ जाएगी। नो अब यहां पे थोड़ा सिंपल वे से कर लेते हैं। ईयर अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड द प्रेजेंट वैल्यू, यही चाहिए। ना हमारे 1 से लेके 4 तक तो कॉमन थे और एक चौथा साल था। 1 से लेके 4 तक हर साल कितना है 6,25,000 और लास्ट ईयर 125। नो पहला सवाल 15% से ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ जी रट्टे मारे गए सबने अलग अलग हिट एंड ट्रायल से। अच्छा मुझे बताओ हमारी टोटल पे आउट तो 26,25,000 ही रहेगी ना इन बोथ द सिनेरियोस। एक केस में मैंने बोला 1855 850 था, तो यानी कि इंटरेस्ट कितना बना था 769 150। इंटरेस्ट कितना बना था 769 150। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स एंड द प्रेजेंट वैल्यू। तो वो इतना वो कितने रेट पे आएगा 15% पे। अब अगर मैं अपने पास बोलूंगा यहां पे तो मेरे पास यहां पे क्या मुझे टोटल इंटरेस्ट पता है? द आंसर इज यस, विच विल बी नथिंग बट 2625 माइनस 17 लाख। तो यहां पे मेरा ये जो इंटरेस्ट आना है वो कितना आना है 9 लाख 25,000। पिछले वाले से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा, क्योंकि आपने अगर कैश प्राइस पोर्शन कम कर दिया तो ब्याज ज्यादा बढ़ा दिया ना। तो ब्याज रेट क्या होगा? ब्याज रेट 15 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा बेटा। अब इंटरेस्ट ज्यादा नहीं कर रहे हो आप। पिछले केस में इंटरेस्ट कितना था 769 150। अब हम कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट हमने 9,25,000 लेके आना है। तो इंटरेस्ट अगर ज्यादा लेके आना है तो रेट ज्यादा वाला होगा ना। या दूसरा है वही प्रेजेंट वैल्यू अगर कम है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, मुझे याद करा हुआ है आप लोगों ने। तो वो बना तो इसी तरीके से ना आपके पास कि अगर प्रेजेंट वैल्यू कम है तो वैसे इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा है। अगर प्रेजेंट वैल्यू हमारी वो ज्यादा वाली बात होती, जब पहले केस में था फेयर वैल्यू ज्यादा थी 20 लाख, फिर तो चलो जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अगर मुझे 20 लाख पे कोई आईआरआर निकालना होता तो इंटरेस्ट रेट कम बैठता ना, वो हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम तो लोअर पे दिखाते हैं। तो यहां पर मुझे अपने पास रेट जो लेना है 15 से ज्यादा लेना है। इट कैन बी अ
17, 18, 19, 20% जो मुझे लो, जनरली कीप अ गैप ऑफ 5%। अगर बहुत क्लोज होता है तो हम अपने पास क्या करते हैं, 1-2% का गैप ले लेते हैं, तो 20 ले लेते हैं। मतलब वो हमारे ऊपर है, हमने जितना लेना बेटा, उससे आंसर में ऑब्वियसली वेरिएशन तो देखो थोड़ा बहुत तो आएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर हम 20% लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब ज्यादा वाला होना है, तो मुझे चारों सालों का एन्युटी फैक्टर बता देंगे कितना बना। 1 डिवाइड बाय 1.20, 4 बार करके उनको ऐड करके कितना बना। हाँ जी, कितना है जी इसमें, 2.588 बस बेटा 4 डेसिमल 3 तक ही रखो, बहुत ज्यादा नहीं जरूरत। हाँ जी, और चौथे साल का कितना है, 0.4822, दैट इज ओनली फॉर दी फोर्थ ईयर, 4 सालों का हुआ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल बताएंगे, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कितना पहले 1 60 16782113। सो ये हमारे पास आ रहा है। ऑब्वियसली द वैल्यू विल डिफर, आपने अगर पी फैक्टर 3 डेसिमल तक लिए होंगे, देयर इज नो कंपल्शन ऐसा 4 तक लो, तो इसने ले लिया, क्वेश्चन ने 4 वाले दिए हुए थे, हमने 4 तक ले लिए, पूरा 3 तक ले सकते हो अपने पास जो है। नाउ हमारे पास अगली चीज क्या रही है, यहाँ पे हमें निकालना है रेट। तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर होगी, रेट 15 से 20 के बीच का ही, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है 15% पे तो 18 था ही आपके पास, 18 लाख समथिंग जो थी वैल्यू, और हमें चाहिए थी 17 लाख वाले, एक 17 से कम वाला हो गया, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो है रेट है, जिस रेट पे अगर डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने पास अप्रोच से करते हैं अगर, सो एक बेटा हमने निकाली 15% पे वैल्यू और एक निकाली 20% में। 15% पे कितनी आई थी 1855,850, और 20% पे कितनी आई 1678,213, और हमें क्या चाहिए 17 लाख। हमें एक ऐसा रेट चाहिए जिसपे अगर डिस्काउंटिंग करी जाए तो 17 लाख है। तो वी नीड फाइंड द डिफरेंसेस। ये डिफरेंस आपका कितना बना 155,850, और ये वाला बना 21,787, और टोटल निकाल लेते हो आप लोग एक बार, वो हम जैसे मर्जी कर ले, हम 20 में से माइनस भी कर सकते हैं या 15 में ऐड भी कर सकते हैं, बात एक ही है आपके पास, ठीक है ना। टोटल डिफरेंस कितना है 177,637। तो अब हम क्या बोलने जा रहे हैं कि 15 में ऐड करा जाएगा या 20 में से माइनस किया जाएगा। हम यहां पे एक assumption से चलते हैं कि मेरी 177,637 की वैल्यू अगर 5% पे फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब तो 155,850 की कितने पे करेगी, तो वो आपके पास बन जाता है 155,850 डिवाइडेड बाय 177,637 इंटू 5, और ये यूनिटरी मेथड ही लग रहा है। एंड सिमिलरली 20 में से माइनस कर देंगे 21,787 डिवाइडेड बाय 177,637 इंटू 5, तो 19 पॉइंट समथिंग आपका 18 पॉइंट समथिंग 19.39% आपके पास आ गया रेट। वी कैन कंसीडर 19.4 बिकॉज पता है कि आपके 19 में 39 में आपके उतने वो इंटरेस्ट वाली फिगर्स जो है वो डेसिमल्स में आती जाएगी। सो वी कैन कंसीडर 19.4 एटलीस्ट। हम और जब 19 तो बोलना ठीक नहीं लगता, वो वेरिएशन ज्यादा आ जाएगा। सो वी कैन कंसीडर आपके पास 19.4% चाहे आप अपने पास ले लो, वो जितना इंटरेस्ट रेट डेसिमल में लोगे उतना आपका आगे जाके क्या होगा, वो वैल्यू और डेसिमल्स में आती जाएगी, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा वो टेबल में आते हैं। तो 19.4 एक अप्रोक्सीमेटली ऐसा रेट है जिस रेट पे अगर हम उन इंस्टॉलमेंट्स की डिस्काउंटिंग करेंगे तो 17 लाख के बराबर आ जाएगी। 19.4% एक ऐसा रेट है जिस रेट पे अगर डिस्काउंटिंग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी 17 लाख के। क्या ये बात क्लियर हुई अभी? अब हमने जो अपने पास करना है वो टेबल बना लेना है फिर से 19.4% को कंसीडर करते हुए। तो अभी टेबल बनाना शुरू करेंगे और थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये पहले साल का कितना बना बेटा 39800। प्रिंसिपल कितना है 295,200। हाँ जी 1404800 उसका 19.4%। अब 272 एक सेकंड दोबारा से बता दो 253। हाँ वो डेसिमल पे मत लेके जाओ क्योंकि रुपीज आ रहा है तो अपने पास उसे बस नियरेस्ट रुपी कर दो। कितना बड़ा बेटा 352,469। 1052331। चेक करते जाएंगे जी सारे क्या यही वैल्यूज आ रही है। अब इसका 19.4% कितना हो 253 ये 53 है 2 है 52 कोई ना। देन डिफरेंस कितना बना 420848 1483 और लास्ट ईयर में डिफरेंस ले लेंगे 517 और वैसे 19.4% कितना बनता हाँ जी 122,508। सो आपके पास डिफरेंस ऑब्वियसली वो आना ही आना है। द रीजन बीइंग बिकॉज आपने पहले पी फैक्टर्स अपने पास 4 डेसिमल तक लिए, फिर हमारा जो हमने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्रोक्सीमेट किया। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास जो दैट इज नॉट आइडियल, मतलब वो उससे आपका कम या ज्यादा होता है तो आप कह सकते दैट इज नॉट प्रिसाइज 90% ना, बट लीस्ट वो उसके नियर अबाउट है, वो पास है, इसलिए आपके पास वो आपके पास फर्क आएगा ही आएगा। पर ये हम अपने पास निकालते कब है बेटा जब फेयर वैल्यू कम थी, तब आईआरआर को रिकम्प्यूट करने की जरूरत पड़ रही है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ही कम थी तो आईआरआर को रिकम्प्यूट करने की ऑब्वियसली मेरे तो क्वेश्चन ने जो दिया वही है ना। तो यहाँ पे इन अवर नोट्स वो लास्ट लाइन मेरे पास यही थी इन द नोट्स वी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी आईआरआर वुड बी रिकम्प्यूट, और वो जो रिकम्प्यूट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो हमने बस किया है फर्स्ट क्वेश्चन में वही हमारे पास एक बार के लिए यहाँ पे हम सीख रहे हैं दोबारा से। क्वेश्चन है लेसी लिमिटेड ने मशीन ली लीज पे लेसर लिमिटेड से, फेयर वैल्यू उसकी 7 लाख है, इकोनॉमिक लाइफ मशीन की एज वेल एज द लीज टर्म कितनी है 3 साल। एट द एंड ऑफ ईच ईयर लेसी लिमिटेड पे करता है कितने 3 लाख रुपए हर साल जो लीज रेंटल है। लेसी ने गारंटी भी करी है रेजिडुअल वैल्यू कितने की 22,000 की ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज। हाउएवर लेसर लिमिटेड ने एस्टिमेट की थी रेजिडुअल वैल्यू कितनी सिर्फ 15, वो एक्सपेक्टेड है। रेट ऑफ रिटर्न 15% लेना और पी फैक्टर्स आपको दे दिए। अब आप देखोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, पर पी फैक्टर 4 डेसिमल तक थे तो हमने 4 कर लिए, यहां 3 तक है तो 3 तक ही ले रहे हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड कह रहे मशीनरी की वैल्यू बता दो कितनी लेसी लिमिटेड कंसीडर करेगा और फाइनेंस चार्ज। अगेन वही बस अपने पास हमारी कंप्यूटेशन सी है तो हमारे पास कहीं ना कहीं बस एक ये हमारे पास रहनी चाहिए दुआ कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी कम आए तो आईआरआर कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा ना। अगर प्रेजेंट वैल्यू कम आ जाती है फिर तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, फेयर वैल्यू कम होगी फिर आपका आईआरआर कंप्यूट होता है। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। सो जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं हमारे पास ईयर अमाउंट पी फैक्टर कितने परसेंट रेट पे है 15% एंड देन दी प्रेजेंट वैल्यू। सो 1 से 3 साल और तीसरा साल इकट्ठे लिख दिया मैंने क्योंकि 3 साल का है ना लीज। हर साल कितना लीज रेंटल है बेटा 3 लाख और तीसरे साल में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 22,000। अब लास्ट ईयर का तो 0.657 दिया हुआ है
और इन तीनों को ऐड कर देंगे, और जो दिया उन्हें करना, अपनी तरफ से मत निकालना, ठीक है ना। जो दिया उन तीनों पे फैक्टर्स को ऐड करके देंगे, कितना बना 2.282। Why the question gives the p factor so that the answer among the student does not vary, सबका ही आंसर सेम आएगा ना फिर, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं आती एग्जामिनर को भी चेक करने में। तो यहां पर कितनी कितनी वैल्यू बनेगी 684, 600, 14454 जी। 1 रुपए से भी फर्क नहीं आ सकता हमारे पास आंसर में, सबका आंसर ही बिल्कुल प्रिसाइजली सेम आएगा। तो कितना बन गया 6999054 एंड आवर फेयर वैल्यू इज 7 लाख। तो लोअर इज 699,054। तो जो लेसी लिमिटेड एंट्री डाल रही होगी वो क्या डाल रही होगी, मशीन ऑन लीज। जो उसने मेरे से पूछा है भाई मशीनरी को किस वैल्यू पे दिखाना है, देखो दोनों ही एक ही बात है ना, या तो ये बोलते हैं मशीन को किस वैल्यू पे दिखाना है, या बोलते लीज लायबिलिटी कितने में रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि मशीन ने डेबिट होना है और लेसर लिमिटेड ने क्या होना है, क्रेडिट होना है, लायबिलिटी क्रिएट होनी है विद द प्रिंसिपल पोर्शन। तो 699,054 से ये एंट्री डल रही होगी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। क्या IRR रिकम्प्यूट करना है, नहीं, तो IRR रिकम्प्यूट नहीं करना, हमारा टेबल जो इजिली बन जाएगा। वैसे यहाँ पे कितने साल है, सिर्फ 3 साल, तो वही टेबल हमने दोबारा से बनाना। अगेन बस जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या उससे रिपीट हो रहा है हमारे पास, यहां तक कंप्लीट कर लो। हाँ जी, ये हो गया, सबका हो गया। देन द मेकिंग ऑफ द टेबल विच इज ईयर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग, इंटरेस्ट बोल दो या फाइनेंस चार्जेस बोल दो एट 15%, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड। सो वी हैव टोटल 3 years। अमाउंट जो है वो बेटा है 3 लाख, 3 लाख, और एक लास्ट में आएगा 3,22,000, और शुरुआत होगी 699,054 से, ठीक है ना। सो 699,054 का पहले साल 15% कितना होना चाहिए, 104858। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 195,142, 503,912, 22,413 गलत लग रहा जी, 22221413। हाँ मुझे पता है, हाँ जी 499 279 499, और लास्ट में कितना आ गया 42,505। टोटल ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3.29%, जो कि 922 माइनस 699,054 से मैच करेगा, ये करेगा। अल्टीमेटली वही तो हम चाहते थे कि आपके पास जो टोटल अमाउंट दे रहे हैं वो 922 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल पोर्शन 679,054 है, बाकी ब्याज है जिसे हमने 3 सालों में बाइफरकेट कर दिया, ठीक है ना। वो लास्ट ईयर में ऑब्वियसली हो सकता है वेरिएशन थोड़ी बहुत आ रही होगी, हम लास्ट ईयर में हमेशा क्या लेते हैं बैलेंसिंग फिगर, वो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाता है। सो क्वेश्चन वाज इजी, वो बनता 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जहां पे वो ये चीज आपसे पूछता है, ठीक है ना। ये वाला हुआ सबका हो गया। देन एक और आपका सिमिलर जो है दैट इज द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 3।
बिफोर वी मूव टू द अदर पार्ट आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एबीसी लिमिटेड ने मशीन ली लीज पे एक्सवाइजेड लिमिटेड से, फेयर वैल्यू 10 लाख है, इकोनॉमिक लाइफ मशीन की एज वेल एज द लीज टर्म कितनी है 4 साल, एट द एंड ऑफ ईच ईयर एबीसी लिमिटेड दे रही है कितने 3.5 लाख, लेसी ने गारंटीड करी है रेजिडुअल वैल्यू 50,000 के ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीज, हाउएवर एक्सवाइजेड ने एस्टिमेट कितनी करी थी सिर्फ 35, उसका रेलेवेंस नहीं होता हमारे पास इसमें, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कितना है 16% और पी फैक्टर 16% के हिसाब से उसने हमें दे दिए, जो मैंने हमेशा कहा था क्वेश्चन यहाँ पे देता है, कह रहे बता दो मशीनरी को किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा टू बी कंसीडर्ड बाय एबीसी लिमिटेड एंड फाइनेंस चार्जेस, सिमिलर क्वेश्चन। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं ऑन दी पेपर डे अगर आप पहला क्वेश्चन भी देख जाएंगे तो आपकी ये अगले सेकंड और थर्ड दोनों करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ क्या है एक बार पहले में सीखा और दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में अपने पास फिर से वो एक बार सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन में अगेन हम सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू, सो जिसमें ईयर, अमाउंट, पीवी फैक्टर 16% पे और प्रेजेंट वैल्यू, सो 4 साल तक सेम है, 4 साल है टोटल। अगर हर साल के लीज रेंटल अलग अलग होंगे अगर बेटा तो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा हर अमाउंट को हर पी फैक्टर से, तो ये हमारे पास अमाउंट कितना कितना है 3,50,000 हर साल का, और चौथे साल में गारंटी कितनी करी है 50,000 की। द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू हियर इन द बुक्स ऑफ लेसी हैज नो रेलेवेंस, इट मे हैव अ रेलेवेंस इन द बुक्स ऑफ लेसर, जब हम समझेंगे। सो यहाँ पे चौथे साल का तो 0.5523 है, और इन चारों का कितना बना 2.7983, सो मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू बता देंगे 9366, अच्छा 00 97, बेटा यहाँ फर्क 1 रुपए का भी नहीं आ सकता, प्लीज चेक करें अपने पास जिन्होंने भी बताया था, क्योंकि क्वेश्चन ने पी फैक्टर दिया वहां पे भी गलत क्यों आएगा आपके पास। और अगले का कितना है 27 1007020, फेयर वैल्यू तो लोअर इज फेयर वैल्यू, सो जो आपकी एंट्री बननी है दैट इज मशीनरी ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू किसे लिया भाई एक्सवाइजेड लिमिटेड विद वैल्यू ऑफ 10 लाख। दिस इज पार्ट नंबर 1। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, द कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस। सो फाइनेंस चार्जेस के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा IRR रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास लोड जो आया इस केस में फेयर वैल्यू आई, जो लोड जो आया वो फेयर वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो है आपके पास, इवन दो द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, 7,000 का फर्क है, तो हम ऐसा है कि हम अगला ही रेट ले लेते हैं सीधा विच इज 17%, या अगर आपने सेफ साइड पे 18 लेना आप 18 ले लो, क्योंकि 16 तो ही ना, हमें ऑब्वियसली रेट बढ़ाना पड़ेगा अगर प्रेजेंट वैल्यू कम करनी है, तो जैसे 17 ले लो चाहे 18 ले लो अपने पास जो है, तो हम अपने पास IRR रिकम्प्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है जी, जिस केस में ईयर, अमाउंट, पी फैक्टर और एक प्रेजेंट वैल्यू, कितना लेना जी 16 17 के 18 18 लेना है, 1 से 4 तक चौथे साल 3.5 लाख हर साल 50,000 इस शेयर में, सिर्फ मैंने 18 लिख दिया तो मुझे प्लीज 18 के हिसाब से वैल्यूज बताना कितना है, 3 3
हाँ, 4 सालों का 18% के हिसाब से एन्युटी फैक्टर कितना है, यही है ना। और चौथे साल का कितना है बेटा, मेरे को प्लीज वैल्यूज ठीक बताना। ये 3.127 4 सालों का ठीक है एन्युटी फैक्टर 2 हाँ हाँ 9415 और चौथे साल का क्या थी फैक्टर 0.5159 8। चलो जी, जितना मर्जी लिखी जाओ, वो हार्डली मैटर उससे, क्योंकि इस चीज में हमें रेट निकालने में मदद करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, 5158 लिख दो, कोई ना। कितना बना 25790, टोटल हो गया 967,290। एंड हमें तो अपने पास जो है 10 लाख से कम चाहिए थी बस, थोड़ी सी वैल्यू, ये तो बहुत कम होगी, चाहे वो तो 17 आपके पास लेते तो भी ठीक था, वो 18 ले ली और सेफ साइड आपने 18 अपने पास कंसीडर कर लिया। तो हम अपने पास अब जब निकालेंगे हिट एंड ट्रायल से, तो 16% पे एक हमने लिया और एक 18% पे। 16% पे जो वैल्यू थी बेटा वो थी 1007020 और ये आ गई 967,290 और हमें चाहिए ऐसा रेट जो 10 लाख के मैच करे। तो ये डिफरेंस तो आ गया 7020 का और ये डिफरेंस आ गया 32,710 और टोटल कितना हो गया 39,730। वो हम दोनों से मैं हमेशा निकाल देता हूं, आप किसी भी एक से निकाल लो, चाहे या माइनस, टोटल डिफरेंस तो वैसे भी चाहिए। तो हमारे पास दैट विल बी कितना बना जी 16 प्लस 7020 डिवाइड बाई 39,730 इंटू क्या करेंगे 2, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स 2 का था, और ऐसे ही 18 में माइनस कर दोगे। यहां यूनिटरी मेथड लग रहा है, नो नीड टू क्रैम, कि अगर आपके पास जो है 39,730 की वैल्यू 2% पे फ्लक्चुएट कर रही है तो 7020 की कितने में कर रही है, ठीक है ना। तो कितना बन गया जी 16.353, तो दैट इज 16.35 ही लिख देते जाए, या अगर आपने 16.3 या 16.4 से करना है वो भी कर सकते हो, बट 16.35 भी आ रहा है तो चलो वही लेके कर लो। तो 16.35% से हम अपने पास क्या निकालेंगे, अब फाइनेंस चार्जेस, हम अपने पास फाइनेंस चार्जेस निकालने की बात करेंगे। पहले तो यहां तक अपने पास कंप्लीट कर लो बेटा, आप फटाफट जरा टेबल बनाएंगे। हाँ जी 16.35% आ गया सबका, 16.35% आ गया सबका। So year outstanding balance at beginning, interest 16.35%, then is your installment principal हर साल कितना कितना 3.5 लाख और लास्ट ईयर में आ गया 4 लाख। और हमारा शुरू किससे हो रहा है 10 लाख से, वो जो लोअर वाली वैल्यू थी, क्योंकि एंट्री तो 10 लाख से डली थी, तभी तो ये सारा हमने वर्किंग करी और इंटरेस्ट रेट निकाला है, क्योंकि हमारे पास लोअर वाज द फेयर वैल्यू, दैट्स व्हाई वी नीड टू कंप्यूट द रेट, और वो फिर उससे ज्यादा आंकड़ा बनता है। तो पहले साल का तो हो गया 163,500,
हाँ जी, कितना बना 186500 तो 133007 आया सेकेंड ईयर में, उसका 16.35%। डिफरेंस कितना हो गया 216,993 596507 52 और बैलेंस फिगर कितना बना 55964, जो कि आपका 344,036 और ये टेबल ले लोगे 4,50,000। वो आपके पास स्टार्टिंग से ही पता था हमें, दैट इज 10 लाख और 14.5 लाख का डिफरेंस। वैसे 16.35% इसका बन रहा कितना था, सो दैट वी कैन सी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 56,250। सो डिफरेंस आपका बहुत कम ही है एज कंपेयर टू, रेट हमने 16.35 काफी हद तक प्रिसाइज आपके पास निकल के आया। एक छोटी सी चीज जो हमें यहाँ पे मैसेज जानकारी की होनी चाहिए, सिंस आपके पास स्टार्टिंग में जो डिफरेंस था वो 10 लाख और 10,07,000 समथिंग आई थी ना वैल्यू, तो वो साथ के साथ रखा था। अगर मैं 16 से लेके करता, वो है तो बेसिकली बिल्कुल गलत, उस केस में लास्ट ईयर में डिफरेंस आ जाना था, 7-8 हजार का तो डिफरेंस है ही ना हमारे पास, जो पता है वो तो आना ही आना था आपके पास। तो जब आईसीआई ने अपना आंसर दिया था, इवन दो आपके पास स्टैंडर्ड बड़ी क्लियरली बात कहता है, ये बात ध्यान सुनेंगे, स्टैंडर्ड बड़ी क्लियरली बात ये कहता है कि अगर फेयर वैल्यू कम है तो उस केस में आईआरआर को क्या करा जाएगा, रिकम्प्यूट करा जाएगा। पर आईसीआई ने जब वहां पे अपना आंसर दिया था, तो सिंस द डिफरेंस वाज वेरी स्मॉल, दे सॉल्व द आंसर बाय कंसीडरिंग 16% एज ओनली द रेट। और लास्ट ईयर में वो जो डिफरेंस 8,000 का वो उन्होंने लास्ट कॉलम में डाल के छोड़ दिया था, जबकि वो वैसे क्या आपके पास गलत, बट वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं सो दैट अगर बाई चांस कभी आप आरटीपी वगैरह में, क्योंकि क्वेश्चन आया तो वहां से अगर चेक करते हो तो यू विल सी कि जो हमने क्लास में किया और जो उन्होंने वहां पे करा सॉल्व, उसमें थोड़ा सा फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 16 से ही कर दिया, जबकि स्टैंडर्ड बड़ा क्लियरली बोलता है, लॉजिकल बात है कि अगर आप शुरू ही फेयर वैल्यू से कर रहे हो तो आईआरआर को क्या करा जाएगा, रिकम्प्यूट। आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि सारे का सारा डिफरेंस जो है वो लास्ट ईयर में डाल दो, जस्ट लाइक आपने सबसे पहला जो क्वेश्चन था वहां पे भी तो नहीं, तो आपका डिफरेंस तो 3-4 लाख का आ गया था ना, वहां तो डिफरेंस ही बहुत ज्यादा था, इस वजह से आपके पास जो चीज आ रही, ठीक है ना। चलो जी, बाय बाय।